Dear doctors, on the behalf of UHMA, being the president of scientific committee of UHMA, I welcome you all in this Google Meet. Today we have a great speaker, a very well-known name, Professor Dr. Pankaj Agarwal with us. We are looking forward to have a great session with him. Before starting the scientific session, I invite Dr. Seema, Vice President of Scientific Committee of UHMA, to say a few words. Please, Dr. Seema. गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सीमा कौशिक पीटवाल समस्त यूएचए में परिवार की ओर से प्रोफेसर डॉक्टर पंकज अग्रवाल जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर पंकज अग्रवाल हमारे लिए नया चेहरा नहीं है सर। इससे पहले भी आप 2 बार देहरादून में सेमिनार करके हमें अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस से मार्गदर्शित कर चुके हैं और आज पुनः हमारा निवेदन स्वीकार करने के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। ये मैं डॉक्टर राशि रस्तोगी अग्रवाल जी से निवेदन करती हूँ कि मंच की अग्रिम कार्रवाई शुरू करवाएं। धन्यवाद। शायद अभी डॉक्टर राशि जी अनअवेलेबल हैं और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर धर्मेंद्र जी डॉक्टर पंकज जी के बारे में कुछ 2 शब्द कहें। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब शर्मा जी। हेलो नमस्कार फ्रेंड, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस ग्रुप में डॉक्टर पंकज अग्रवाल जी को लेक्चर देने के लिए आमंत्रित करने के लिए मौका दिया, क्योंकि डॉक्टर पंकज अग्रवाल मेरे बहुत पुराने समय से परिचित हैं। इसलिए डॉक्टर शर्मा जी ने मेरे से बोला था कि डॉक्टर पंकज अग्रवाल जी का एक हमारे ग्रुप में एक लेक्चर करवा दीजिए, तो मैंने उनका नंबर उनको दे दिया और पता चला कि डॉक्टर शर्मा जी तो काफी दिन से उस पहले से ही परिचित है डॉक्टर पंकज अग्रवाल जी से। तो डॉक्टर पंकज अग्रवाल ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के बहुत अच्छे धुरंधर जानकार हैं। आगे मैं मंच संचालन के लिए डॉक्टर संजय शर्मा मंडपी जी को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर धर्मेंद्र जी। जी सर, थैंक यू। आप ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ये जो आज की जो मीटिंग आयोजित की जा रही है, ये उत्तराखंड होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड एवं मनाभाव एवं उसके सहयोगी संगठन HSH एवं AMA के तत्वाधान में की जा रही है। प्रत्येक कार्य से पहले या से पहले एक हम लोगों का एक प्रक्रिया होती है, औपचारिकता होती है अपने आज के मुख्य अतिथि का परिचय कराने की। तो थोड़ा सा मैं उनका परिचय करा देता हूँ। उनका परिचय तो अगर मैं कराने पे जाऊं तो मेरे क्या शायद मुझे लगता है कि मुझे 1 घंटा लग जाएगा पूरा का पूरा। इसलिए थोड़ा सा मैं कह देता हूँ। डॉक्टर पंकज जी 32 वर्षों के अनुभवी प्राप्त है एवं ये आपके पूर्व में बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं नेमीनाथ होम्योपैथिक कॉलेज आगरा के प्रोफेसर पद पे कार्य कर चुके हैं। इतना ही नहीं, ये 1 वर्ष प्रिंसिपल का भी अनुभव प्राप्त है इनको। उससे पहले वाइस प्रिंसिपल भी रहे हैं और उससे पहले ऑर्गेनन के प्रोफेसर और अन्य विधाओं में भी ये प्रोफेसर के पदों में इन्होंने कार्य किया है। उसके साथ जो 32 वर्षों का जो इनको अनुभव है, चिकित्सा अनुभव, इसके अलावा ये अपने 32 रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर चुके हैं और यही नहीं, रेडियो आदि में, FM में आदि में आते रहते हैं और टीवी आदि के प्रसारणों में भी इन्होंने काफी होम्योपैथी का उसके थ्रू प्रसारण किया है। बहुत सारी चीजें हैं, मुझे जो कहते कहते मैं थक जाऊंगा, लेकिन सूक्ष्मता के साथ बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये राज्य स्तरीय पुरस्कारों से भी पुरस्कृत हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का भी इनका अनुभव प्राप्त है ही। और अन्य कॉलेजों में जैसे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में भी एज ए एग्जामिनर के तौर पे जाते रहते हैं
MD चिकित्सक हैं। मैं सोचता हूँ इतना ही परिचय काफी है। समय 9 बजने वाला है, तो यदि आपको किसी और ने कुछ कहना है तो 2 मिनट का हमारे पास 2 मिनट का समय और है। नहीं तो फिर मैं पंकज अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि कृपया वो हम मंच पर आकर हम लोगों की शोभा बढ़ाएं और अपना जो आज का जो हमारा जो जिस चीज पे हमारी मीटिंग है उसकी शुरुआत कर दें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार सर, पंकज सर वेलकम। हाँ, धन्यवाद अयोध्या जी। हाँ, मैं थोड़ा सा अयोध्या जी को भी परिचय करा देता हूँ। जी ये हमारे साथ ही काफी समय से जुड़े हुए हैं और बहुत सारा हमारे साथ जो संगठन हम लोगों ने बनाया है, एकेडमी का पे, तो इनका बहुत सारा सहयोग मिलता रहता है। धन्यवाद। आप 2 शब्द बता दीजिएगा। बस सर, मैं सीखने के लिए अपने मतलब के लिए ये सब कर रहा हूँ। और मैं सारे मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने माइक और अपना कैमरा ऑफ कर लें, ताकि हम सर का और हमें लर्निंग में दिक्कत ना हो। आखिरी में हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तो जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो हम लोग लास्ट में सर से कर लेंगे। डॉक्टर रमन सर, होम्योपैथी मैडम, प्लीज कैमरे को ऑफ कर लीजिए। प्लीज सर स्टार्ट कीजिए। Good evening, everyone. I am really thankful, Dr. धर्मेंद्र का, Dr. संजय शर्मा का, कि आज जो दोनों बहुत ही एस्टीम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उत्तरांचल की UHMA और मना भाव, उनके तरफ से मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली आपके साथ संवाद करने की। मैं देख पा रहा हूँ कि स्क्रीन पे मेरे अग्रज, मेरे बड़े, मेरे सीनियर कॉलेज के डॉक्टर धीरज गोयल को मैं देख पा रहा हूँ। सर, आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम है और आप सामने हैं मेरे, तो मेरी बहुत कोशिश रहेगी कि आपका जूनियर होने के नाते मैं सही जस्टिफिकेशन कर सकूं और आपके इस मंच में आपका बहुत अच्छा नाम हो कि आपके जूनियर्स जो हैं वो कुछ पढ़ने लिखने की बात करते रहते हैं। नहीं, डॉक्टर पंकज, पूरा विश्वास है मुझे और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और बहुत अच्छा लगा कि मैंने अभी तक किसी को ये बताया भी नहीं है कि मैं चाहता था कि ये लोग अपने बूथे पे तुम्हारे से सब लोग कांटेक्ट करें, तो कर सकता था डायरेक्ट तुम्हारे से, पर मैंने इस बार इनको छोड़ा है। और कभी और कोई बड़ा प्रोग्राम करेंगे और यहाँ कोई फिजिकल मीटिंग करेंगे तब मैं तुम्हें एक बार कॉल करूंगा। और मेरे साथ पहले तुम एक बार आए थे तो ठहरे थे, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मेरे साथ फिर स्टे करो। आपका आदेश सर, आपका आदेश सर, माते सर। तो अब आगे की बात मैं अपनी शुरू करता हूं और मैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूं अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए। ये करना डॉक्टर धीरज बॉस, प्लीज थोड़ा सा आप अपना आई एम ट्राइंग टू डू इट। करना है, आज ही अपलोड कर देना। प्ले। तो आप सबको मेरा प्रेजेंटेशन दिख पा रहा है और मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। तो हम ऐसा करते हैं कि आज की जो भी मेरी बातचीत रहेगी, मैं ऐसे सिंपल अपनी जैसे बोलचाल की भाषा है इसी में बात करूंगा। मैं कोई बहुत ज्यादा अपने आप को भी बर्डन नहीं करूंगा कि अंग्रेजी ही बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा हिंदी बोल रहा हूँ। एक मिक्स भाषा में ही आप लोगों से मैं सभी से चर्चा करूंगा। और जो भी मेरे सामने और भी सीनियर्स मेरी बात को सुन रहे हैं, उनसे आशीर्वाद चाहूंगा कि मेरी बात आप सभी तक पहुंचे। और अभी जब बात चल रही थी और डॉक्टर संजय, डॉक्टर सीमा, डॉक्टर धर्मेंद्र जो भी बात मेरे विषय में कह रहे थे,
मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मैंने तो अपने पिछले 30-32 सालों के इस जो भी अनुभव में ये पाया कि मुझे लगता है कि मैं अभी भी होम्योपैथी का स्टूडेंट हूँ और इतनी सारी बातें नई-नई सीखने की सामने आती हैं, इतनी सारी नई-नई बातें सीखने की आती हैं कि अपने आप को किसी भी स्तर पे ये कहना कि मैं बहुत सारा जानने लग गया हूँ, ऐसा कहते हुए थोड़ी-सी शर्म आती है, क्योंकि हर केस जो क्लिनिक में आता है, वो अपने आप में एक एग्ज़ाम है, वो अपने आप में एक दोबारा से कुछ नया सीखने की बात करता है, कुछ नया बताने की बात करता है। और देखने में ये है कि मैंने जो पीछे अभी जो सारा का सारा सिनेरियो निकला, जिसके अंदर कोविड के केसेस रहे, जिसमें दिल्ली में खासतौर से डेंगू के केसेस रहे, और जो भी इस तरह की स्थितियां यहाँ पे चल रही हैं, और कोविड तो सारी दुनिया में है, सभी जगह पे है, और हम सभी, आप और मैं, सभी लोग इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं। और एक बड़ी अच्छी बात हुई है कि अपार्ट फ्रॉम जो कुछ भी ट्रीटमेंट और सब बातें होती हैं, इस पेंडेमिक में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति तक दुनिया के हर कोने में होम्योपैथी की बात जरूर पहुंची है, और लोगों को ये समझ में आया है कि किस तरीके से एक बहुत ही सीधे साधे सिंपल ट्रीटमेंट से भी इतनी बड़ी बीमारी को बहुत अच्छे से ठीक किया जा सकता है। और ये पहला हमारी जनरेशन के होम्योपैथिक डॉक्टर्स का तजुर्बा नहीं है। अब से पहले, मतलब कि 100 साल में एक ही बार पेंडेमिक आया है अभी तक के रिकॉर्ड्स के मुताबिक, तो ये वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है हम लोगों के लिए, हमें हुआ अपने इस समय में, ये भी बहुत बड़ी बात है। एज ए ह्यूमन बीइंग हम सब बड़े पेन हैं हम सबको, कि बहुत से हमारे अपने तकलीफ में आए, नहीं रहे, और हमारे बहुत से डॉक्टर्स, चाहे वो किसी भी पैथी के रहे हों, उन्होंने इस फाइट में अपनी एक तरह से कुर्बानी दी, अपने आप को कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक तरह से फना कर दिया। उन सब का भी मैं स्मरण करता हूँ आप सब लोगों के साथ, और उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ। उनके परिवार के सभी लोगों को ये कामना करता हूँ कि उनको ये सब कुछ सहने की और आगे बढ़ने की उनको ईश्वर शक्ति दे। और आप लोगों के साथ जो मेरा शेयरिंग है आज, वो पिछले इस 2 साल से कहना चाहिए कि जो 2 साल 3 साल का अब तजुर्बा हम लोगों के पास में हो गया, मुझे ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं जो हम सभी ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन को अपने अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी लेवल में सिर्फ एक एग्जाम पास करने के लिहाज से पढ़ के छोड़ देते हैं, ये इनफ नहीं है। मेरे हिसाब से आज ऑर्गेनॉन की किताब, जिस तरह से हम अपने टेबल पे रिपर्टरी रखते हैं, जिस तरह से हम अपने टेबल पे एलेंस की नोट को रखते हैं, और जिस तरह से और बोरिक या जो भी हम यूज करते हैं मेट्रियोमेटिक का, उसको रखते हैं, ऑर्गेनॉन किसी सूरत भी उससे कम नहीं है जो टेबल पे रखी होनी चाहिए। जहां पे हम कहीं अपने को दिक्कत में पाते हैं, तो जरूर हमें उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। मैं बात ये वाली शुरू करने से पहले एक दो अनुभव बोलता हूं आपके साथ कि अभी जब ये सब सिलसिला शुरू हुआ कोविड का 2020 के अंदर, तो बात आने लगी कि भाई होम्योपैथिक डॉक्टर तो उसका इलाज नहीं कर सकते। यहां तक कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, IIHP वगैरह ने तो अपनी तरफ से स्टेटमेंट लेटर्स इशू कर दिए कि ये करना कानूनी जुर्म होगा, एंड बहुत सारी तरह की बातें। तो खैर, मैंने इन सब बातों को बहुत ज्यादा अपने एंड पे और अपने क्लिनिक पे बहुत वैल्यू नहीं किया। जो आ सकता था वो आ रहा था दिखाने के लिए, और जो ऑनलाइन बात कर सकता था वो ऑनलाइन बात कर रहा था। डिपेंड करता था कि वो कहाँ रहता है और किस तरह से वो आ जा सकता है या फोन पे ही बात कर सकता है। तो सवाल ये आया कि अब ये तो केस फीवर का है, करना क्या चाहिए। मैंने सभी तरह की रिपोर्ट्स को देखा, पढ़ा, जो भी चाइना से इशू हुई, यहाँ से इशू हुई, बहुत सारी तरह के मेडिकल लिटरेचर को, जैसे कि हम सभी ने ग्लीन किया, मैंने भी किया। तो देख के समझ में आया कि जो बातें कही जा रही हैं
बड़ी सरसरी हैं। और बात यही है कुल मिलाकर के पेशेंट के क्लिनिकल फीचर्स की तरफ एक्सप्लेनेशन बहुत कम है। उसकी पैथोफिजियोलॉजी और उसकी पैथोलॉजी और जो भी उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे, बायोकेमिक लेवल पे, इम्यूनोलॉजिकल लेवल पे जो कुछ भी हमें इंटरनल वाइटल ऑपरेशंस जो होते हैं उनमें क्या चेंज होते हैं और कौन कौन से टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और किस टेस्ट में क्या हो जाता है, ये सब बातें बहुत ज्यादा सीखने को मिल रही थी। तो बात कुल मिला के यही आती है कि क्या इससे हम होम्योपैथिक इलाज कर सकते हैं? श्योरली आप और मैं बिल्कुल इससे एग्री करते हैं कि हम सीआरपी की रिपोर्ट देख के और IL-6 की रिपोर्ट देख करके मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो भाई क्या होना चाहिए, किस तरह से सारी बात होनी चाहिए और क्या इसमें करना चाहिए? तो मैंने ये देखा कि भाई सब छोड़ो, पहला केस तो मिले वही सिखा दे। पहला केस मिला, देखने में आ रहा था कि जो भी पेशेंट थे, ज्यादातर पेशेंट के अंदर ये जरा तीनों तरह की स्टेज मिलती थी, या कहना चाहिए कि चारों तरह की स्टेज मिलती थी: चिल, हीट, स्वेट, एपायरेक्सिया। हमें ऑग्नोन में जहां 232 अफोरिज्म और जो इंटरमिटेंट फीवर्स एंड अल्टरनेटिंग डिजीजेस हैं वहां के अफोरिज्म्स में बहुत अच्छी स्पेशल गाइडलाइंस मिलती हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो उनको एक बारी मैंने दोबारा से सारा देखा पढ़ा, तो जिस केस को भी देख रहे हैं तो उसमें बात शुरू यही होती है कि डॉक्टर साहब ठंड लगी। अच्छा, ठंड लगी तो ठंड लग गई, तो अब क्या हुआ ये देखना बहुत जरूरी था कि ठंड लगी कहां से, बिगिनिंग ऑफ द चिल। दूसरा, आपको चाहिए क्या? आपको तो ऐसा एक इंडिविजुअलाइजिंग फीचर चाहिए केस के अंदर जिसको देख करके आप दवा दे। ऐसा इंडिविजुअलाइजिंग फीचर चाहिए जो हमारे मिट्रिया मेडिका में भी अवेलेबल हो। कोई इंडिविजुअलाइजिंग फीचर मिल रहा है और वो हमें मिट्रिया मेडिका में किसी हमारी मेडिसिन में नहीं मिलता है, तो वो फीचर भी हमारे काम का नहीं है। अब सारा कुछ याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो कौन सी मिट्रिया मेडिका, कौन सी रिपर्टरी पे ट्रस्ट करेंगे, किसको लेकर के आगे बढ़ेंगे? तो मैंने कहा, देखा कि भाई ये सबसे जरूरी बात है ध्यान देने की कि हैनिमन ने अफोरिज्म 153 में फुटनोट के अंदर बोनिंगहॉसन की रिपर्टरी की जम के तारीफ की है। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं कि हैनिमन ने ऑग्नोन ऑफ मेडिसिन में अपनी जो भी ये बुक रही, जिसका उन्होंने फर्स्ट एडिशन से लेके 6th एडिशन तक के अंदर चेंजेस किए। बहुत बार इन चेंजेस का मतलब कुछ और समझा जाता है और ये समझा जाता है कि न जाने आज हैनिमन उसके अंदर पता नहीं क्या बदलाव कर देते। अगर आप पूरे के पूरे ऑग्नोन के एडिशंस को रिव्यू करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि उन्होंने अपनी बात को और प्रिसाइज ढंग से कहा। एक तो बात ये रही, और दूसरी बात ये रही कि उन्होंने हर एडिशन के अंदर कोई नई अपने एक्सपीरियंसेस डाले। वो नए एक्सपीरियंस उन्होंने डालने से पहले कम से कम उसको 10 साल परखा है, कम से कम 10 साल परखा है। उससे पहले उन्होंने उसको ऑग्नोन में नहीं डाला। जैसे कि पोटेंटाइजेशन की बात 10 साल परखने के बाद उन्होंने ऑग्नोन के एडिशन में डाली। इसी तरह से उन्होंने जो माइज्म की बात है, माइज्म की बात को 12 साल परखा, 12 साल, उसके बाद डाला। मतलब 2018, 16 एंड 18, 17 2 years पायलट स्टडी अगर हम रिसर्च की भाषा में बात करें, एंड 10 years एक्सटेंसिव स्टडी ऑन माइज्म, और उसके बाद भी उस माइज्म को क्रॉनिक डिजीज की किताब में लिख दिया 1828 के अंदर। तब तक भी ऑग्नोन में नहीं डाला। 1829 में ऑग्नोन का 4th एडिशन आ गया था, नहीं डाला। कब डाला? 1833 5th एडिशन के अंदर उन्होंने माइज्म की बात को डाला। वाइटल फोर्स के कंसेप्ट को इतने समय से जानने के बाद में डाला। तो इसी तरीके से ये बात ध्यान देनी चाहिए कि रिपर्टरी के सिलेक्शन में
क्यों हैनिमन बोनसन की तारीफ कर रहा है। वो हमें बहुत रॉक सॉलिड रिपर्टरी है जिसके ऊपर हम अपने केसेस, अपने प्रिस्क्रिप्शंस, अपने केस स्टडीज के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। तो ये वाली बात को ध्यान में रखते हुए ये वाले केसेस में जब मैंने बोनिगोसन की रिपर्टरी, बीबीसीआर की रिपर्टरी को निकाला, तो वहां देखने को मिलता है कि चिल के बारे में 3 तरह के अलग अलग सेट के सिम्टम्स उन्होंने दिए हैं। एक, जिसके अंदर पेशेंट को चिल है, ठंडक की फीलिंग है। दूसरा है कोल्डनेस, बॉडी का एक पार्ट या पूरा शरीर में कोल्डनेस है। और तीसरा मिलता है शिवरिंग है। 3 एरियाज में चिल के चैप्टर को डिवाइड किया हुआ है बीबीसीआर के अंदर। तो मेरे को एक केस मिला जिसके अंदर ऐसा देखने में मिला कि वो पेशेंट एक ही बात 5 डेज से फीवर था और वो उसका ऑक्सीजन लेवल नीचे जाने लगा और आप समझिए कि वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइजेशन की स्टेज में था, बट अभी भी हम उसको मॉडरेट कैटेगरी में ही कहेंगे। तो वो एक ही बात कहने लगा कि मुझे हर समय ऐसा लगता है जैसे मेरे पांव का तला एकदम बर्फ हो रहा है, कितना भी ओढ़ लो, कितना भी उसको कुछ भी कर लो, वो किसी तरीके से ठीक होता ही नहीं है। तो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर क्या मिला? कोल्डनेस ऑफ द सोल्स। आप जब कोल्डनेस ऑफ द सोल्स को जाके खोजेंगे बीबीसीआर में, तो वहां पर एक ही दवा मिलती है, नाइट्रिक एसिड। और मैंने उस केस में नाइट्रिक एसिड एलिम्पोटेंसी में दिया। क्या रिजल्ट था? पहली डोज के बाद पेशेंट की एक फीलिंग आ गई कि ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अब ठीक हो गया हूं। इस तरीके से जब हम 256 अफोरिज्म देखते हैं और हैनिमन ये बताते हैं उसके अंदर पेशेंट कैसे रिपोर्ट करेगा कि उसको क्या फायदा है, क्या फायदा नहीं है। तो सिम्टम्स के ठीक कम होने से पहले एक ऐसा सेंस ऑफ वेलबींग डेवलप होता है जो शायद शब्दों में बयान नहीं होता, लेकिन पेशेंट की फीलिंग, एक्सप्रेशन, उसके बोलना, चलना, बैठना, उठना से पता लग जाता है। वहां से शुरू हो गया, निकल गया केस। और उसके बाद पेशेंट इन ए डे बहुत अच्छा हो गया। जब तक उसकी कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तब तक वो ठीक हो गया। दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम सब ने एक्सपीरियंस किया। लेकिन आप समझिए कितना बारीक फर्क होता है कि एक केस मिला, पेशेंट कई बार बहुत अच्छे से बता नहीं पाता कि ये चिल या कोल्डनेस या शिवरिंग की बॉडी में बिगनिंग कहां से हो रही है। तो एक और केस मिला, उस केस में देखा तो उसने यही कहा कि मेरे को टांगों में ठंड लग रही है और सारे फीचर्स देख करके रस्टॉक्स दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसे दोबारा इंक्वायरी किया, नहीं भाई ठीक से बताओ। तो बहुत ज्यादा जानने के बाद, पूछने के बाद ये समझ में आया कि उसको एक्चुअली चिल का बिगनिंग कहां से होता है? कोल्डनेस ऑफ द टोज। दोनों पांव की उंगलियों में उसको ठंड लगती है, वो कोल्ड है। इसको जब बीबीसीआर में देखा गया तो वहां दवा मिली ब्राइनिया, पहली डोज, सुबह फीवर ठीक। आप सोचिए, इतना बारीक फर्क समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं ऑर्गनोन पे डिपेंड करना पड़ेगा। और आज जो बात मैं आपसे अब करना चाह रहा हूं, कोविड का एक्सपीरियंस सबको है, सभी लोग इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे अपने अपने एक्सपीरियंसेस रखते हैं। मैंने बहुत खास ऐसे वाले अनुभव जो सबको शेयर होने चाहिए, मैंने इस तरह से इस 2 केसेस को आपके सामने बोला। लेकिन आज समय ऐसा आ रहा है कि अब जैसे जैसे ये कोविड का मामला छटेगा, अब सर जी रिक्वेस्ट है कि ये हमारी जो स्लाइड ना चेंज नहीं हो रही है सर। नहीं, अभी मैंने शुरू ही नहीं किया है। मैं जरा आपकी बात कर लूं कंप्लीट, इसके बाद आगे चलेगी स्लाइड। ठीक है, बोलूं मैं? जी बोलिए सर। जी तो बात यह है कि ये प्रेजेंटेशन का जी ये प्रेजेंटेशन का मतलब कहाँ है? ये प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि पोस्ट कोविड सिचुएशंस जो अब क्लिनिक में आने लग गई हैं, हम सभी के क्लिनिक में हिट होने लग गई हैं। और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस ऐसी हैं, अगर आप इसकी डिटेल में जाएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि सर से लेके पांव तक और मन मिजाज से लेकर के आपके
हेयर और नेल तक कोई जगह ऐसी नहीं है जिसको कोविड ने इन्फ्लुएंस नहीं किया है और वहां पर डिजीज प्रोड्यूस नहीं किया है। वन। दूसरा आएगा पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन सिंड्रोम्स। जब आपके सामने अब जो केसेस आएंगे वो कुछ इस तरह की स्थिति के अंदर आएंगे। यहां इस स्थिति की तैयारी पहले से हमको करने की जरूरत है। और जो आज की बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि अगर हमें अब ये तैयारी करनी है कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम एंड पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन सिंड्रोम जो हमारे पास आएंगे, उसकी तैयारी एक ही तरीके से हो सकती है और वो ये है कि हम बैक टू द बेसिक्स हो जाए और अपने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के रोल को इस करंट सिनेरियो में, व्हाट इज करंट सिनेरियो, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस, पोस्ट कोविड वैक्सीन कॉम्प्लिकेशंस, ऐसे सिनेरियो आ रहे हैं और हमें हमारे केस टेकिंग में ये अब तय कर लेना चाहिए कि हम वहां एक नोट जरूर बना के रखें कि कोविड कब हुआ था और कोविड का वैक्सीन कब लगा था। कोविड हुआ और कोविड होने के 12 हफ्ते के बाद अगर कोई भी ऐसी डिजीज जो किसी भी तरीके से न्यूरोलॉजिकल प्रेजेंटेशन शो कर रही है, कहीं पे भी शो कर रही है, किसी भी एरिया में शो कर रही है, और कई बार बहुत सारे साइकोलॉजिकल फीचर्स भी इसके डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वायरस रिमेन्स इन दी नर्वस सिस्टम और वो जब वहां रहता है तो कई बार कुछ महीनों के बाद भी अपने बैड इफेक्ट्स दिखाता है और अपने कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट करके दिखाता है। क्यों दिखाता है? हम सब समझते हैं कि माइजन एक्सप्लोर हो जाता है। तो ऐसे सिनेरियो में जब डिजीज, किसी की अंडरलाइन डिजीज या तो सरफेस होगी या तो ऐसा होगा कि उसका कोई एक नया कोई सिचुएशन निकल के सामने आएगा या तो उसकी कोई एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटीज अनकंट्रोल हो जाएगी, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट, ये वो बहुत सारी बातें। ऐसे सर्कमस्टांसेस में मेरी समझ के अनुसार ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एक ऐसा टूल है जो हमको ये सिखाएगा कि हमें इसके अंदर किस तरह से आगे बढ़ना है। तो हम अब इसी बात को अपने मन में रख के, जो मैंने अभी 5 मिनट आपसे बात की, सिर्फ ये बताने के लिए कि इस प्रेजेंटेशन का आज के सिनेरियो में क्या मतलब है और क्यों मैं कहना चाहता हूं बैक टू द बेसिक्स, रोल ऑफ द ऑर्गन इन द करंट सिनेरियो। My salutations to my father, Dr. M.L. Agrawal, and my professor, Dr. L.M. Khan. Because of them only, I am like this, able to present and able to really work in the clinic. Thanks to them. तो हम बात करते हैं कि हम हमेशा होम्योपैथी में एक वर्ड का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं, दैट इज इंडिविजुअलाइजेशन। क्या है इंडिविजुअलाइजेशन? बहुत सारी तरह से हम अपनी भाषा में इसको समझाते हैं, बट अगर हम सिंपल इस वर्ड की इटाइमोलॉजिकल मीनिंग में जाएं तो इसका सिर्फ इतना सा सिंपल सा मतलब है समथिंग विच इज इनडिविजिबल फ्रॉम मी, ऐसा जो मुझसे जुदा नहीं हो सकता, ऐसा जो मेरे में डिवाइड नहीं हो सकता। कुल मिला के ऐसा सिम्टम हमको छांटना है जो मुझसे किसी तरीके से जुदा नहीं हो सकता। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि वो पेशेंट को कोई सा भी स्टेज फीवर का चल रहा हो, उसका पांव, उसका सोल कोल्ड है, छोड़ ही नहीं रहा, वही उसका इंडिविजुअलाइजिंग फीचर है। वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, ज्यादा नहीं मिलता है, ज्यादा सारा नहीं मिलता है। एक्यूट में तो फिर भी 2, 4, 5 मिल जाता है, क्रॉनिक में तो बहुत मुश्किल होता है। और ये इंडिविजुअलाइजेशन वर्ड कोई नया शब्द नहीं है हमारे यहाँ, ये बहुत सारी दूसरे और सिस्टम्स के अंदर भी यूज होता है। तो अगर हम इंडिविजुअलाइजेशन की बात को अगर पढ़ना समझना चाहें ऑर्गनॉन के अंदर, तो हमें ये मिलता है कि मास्टर हैनमिन ने करीबन 79 टाइम्स ऑर्गनॉन ऑफ मेडिसिन के अंदर इंडिविजुअलाइजेशन, इंडिविजुअल, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जो किया है, कम से कम 79 टाइम्स किया है। और कुछ ऐसे रेफरेंसेस मैंने लिखे हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं ऑर्गनॉन की स्टडी के अंदर, तो ऑर्गनॉन के बारे में मैं बताता हूं आपको कि
हैनमन ने ऑगनॉन के अफोरिज्म्स लिखने से पहले हैनमन ने एक इंट्रोडक्शन लिखा ऑगनॉन के बारे में, और वो इंट्रोडक्शन हैनमन ने 30 पेजेस का लिखा। 30 पेजेस का इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने अभी अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले 5 मिनट का समय लिया, एक इंट्रोडक्शन बोला अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूं आपसे, क्या हो चुका है, किस चीज की हमें तैयारी करनी है, सो दैट जो आज आप सभी लोग 1 घंटे का समय अपने क्लिनिक के बाद निकाल के यहाँ पे बैठे हैं, तो इसका एक टेक होम होना चाहिए फ्यूचर के इस्तेमाल के लिए। तो ऑगनॉन के उस इंट्रोडक्शन में हैनमन ने जो बातें की हैं वो ये बताया है कि क्यों मैं ये बातें लिख रहा हूं, क्योंकि अब तक जिस तरह का ट्रीटमेंट चल रहा था और मिलेनियम से चल रहा था, उसमें इलाज के नाम पे सिर्फ धोखा ज्यादा होता था और इलाज नहीं होता था। और ऐसे ग्लिम्पसेस उसको देखने को मिले जिससे उसको होम्योपैथी की बात समझ में आई, लॉ ऑफ सिमिलिया की बात समझ में आई, और उसने ऐसे लोगों के कम से कम 7 उस जमाने के हिप्पोक्रेटिस से लेके और कौन कौन 7 ऐसे फिजिशियंस के नाम उन्होंने बताए जिन्होंने अपने लिटरेचर में इस बात को देखा। उनको ये ग्लिम्स दिखा था, लेकिन उन्होंने उसको फर्दर फॉलो नहीं किया। पूरी हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में सिर्फ हैनमन ने फॉलो किया और ये सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ, और हम लोग आज एक उसी के वजह से, थैंक्स टू मास्टर हैनमन, के हम सब लोग ये सब कर पा रहे हैं और ऐसी बातें कर पा रहे हैं। तो उस इंट्रोडक्शन के पैरा 8 में और उसके फुटनोट के अंदर, पैरा 8 के फुटनोट के अंदर हैनमन कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहना ये चाहते हैं इस जगह पे कि जो ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमन बीइंग 2 चीजों से बना हुआ है। एक तो मटेरियल पार्ट है जिसको हम पंचभूत कहते हैं, और एक स्पिरिचुअल पार्ट है जो नॉन मेटेरियलिस्टिक पार्ट है, एनर्जी पार्ट है। तो ये एनर्जी और मटेरियल का जो एक कॉम्बिनेशन होता है जब, तो जैसे ही ये कॉम्बिनेशन होता है, हर इंडिविजुअल अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी हो जाता है। हम सब जानते हैं, भाई भी होते हैं तो शक्ल नहीं मिलती, हम ये बात जानते हैं। तो इस वजह से हैनमन कहते हैं कि एनर्जी पार्ट होने से इस मटेरियल बॉडी के अंदर हर इंडिविजुअल की अपनी एक सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है, तो वो अपने आप में एक सेपरेट इंडिविजुअल हो जाता है। ये वाली बात को यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने एक्सप्लेन किया। और इस बात को अगर हम फिजियोलॉजी से समझना चाहें तो हमको ये समझ में आता है कि किस तरीके से जिसको 1 बजे भूख लगती है दिन के अपने लंच के टाइम के लिए, उसका HCl स्टमक में 1 बजे ही निकलेगा, और जो 3 बजे खाना खाता है लंच में, उसका 3 बजे ही निकलेगा। अब HCl की प्रॉपर्टी में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा ना, केमिकल प्रॉपर्टीज में, लेकिन अंडर द लॉ ऑफ एनर्जी, वाइटल एनर्जी, वो HCl भी उसको ओबे करता है। ये इंडिविजुअलाइजेशन है, ये हमको ढूंढना होता है, और ये ढूंढने के लिए हमें हमारे डिफरेंट जो केस टेकिंग से रिलेटेड अफोरिज्म्स हैं उसमें जाना पड़ता है। अगर हम देखें, मैंने कुछ अफोरिज्म्स कोट किए हैं, 3, 6, 21, 81 फुटनोट, 82, 83, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट अफोरिज्म्स हैं जो आपको इसके बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कहेंगे। अच्छा, अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको कि हम लोग थोड़ा सा समझें कि डिजीज, सिम्टम, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, कॉन्स्टिट्यूशनल, इंडिविजुअलिटी, ये वाली बातें बहुत सारी हम लोग अपने डिस्कशंस में करते हैं। और मैंने पढ़ते पढ़ाते ये समझा कि क्योंकि हमारे यहाँ बिना किसी कारण के बहुत सारे स्कूल डेवलप हो गए और सबने अपने तरीके से डिफाइन किया चीजों को, और हमारे यहाँ बहुत सारी बातों को, शब्दों को किसी ने कैसे भी यूज किया, हैनमन साहब को छोड़ के जो बहुत एक लिंग्विस्ट थे, 13-14 भाषाएं जानते थे, उन्होंने इन बातों का बड़ा ध्यान रखा। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग जैसा शब्द हैनमन ने कहीं इस्तेमाल अपने ऑगनॉन में नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड हैनमन ने पूरे ऑगनॉन में 2 या 3 जगह किया। एक अफोरिज्म 5 में किया, जब वो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात वहां पे करते हैं, उस पे मैं आऊंगा, बात करेंगे आगे उसके बारे में। या उन्होंने बात की है
ड्रग प्रूविंग के एफोरिज्म में जब वो ये कहते हैं कि आपने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों को प्रूविंग में लेना है, या जब वो जीनस एपिडेमिकस की बात करते हैं एफोरिज्म 100 के अंदर, तब वो कहते हैं कि आपने अगर जीनस निकालना है तो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों पे आप देखो कौन कौन सी दवाइयां आती है। ऐसे 3, 4, 5 जगहों पे उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है। लेकिन अल्टीमेटली जिन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया था, जहां तक मेरी जानकारी है, डॉक्टर केंट ने इसका यूज किया था, तो उनका भी मतलब कहने का यही था कि हमें पेशेंट की, हेनमिन की भाषा के अंदर जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम देखने को कहा गया, उसी को वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहना चाहते थे कि किसी एक सिम्टम को देख के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, पेशेंट एज ए होल का ट्रीटमेंट होता है, जो कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम का भी मतलब है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग का भी मतलब है। इसी तरह एक शब्द हम लोग यूज करते हैं बार बार, सिम्टम। ये बातें मेरा करने का मकसद क्या है? ये बातें मेरे मकसद है करने का कि हम जब इन शब्दों के मतलब को गहराई से, यानी कि इनकी ओरिजिन से समझ लेते हैं, तो हमें बहुत सारी बातें ऑब्वियस हो जाती है, बहुत सारी बातें इजी हो जाती है समझने के लिए। सिम्टम वर्ड का ओरिजिनल मीनिंग, इटाइमोलॉजिकल मीनिंग, जो उसका ओरिजिनल जहां से ये शब्द की उत्पत्ति हुई, उसकी बर्थ हुई, वहां से अगर हम इसको समझें तो सिम्टम शब्द का मतलब होता है टू फॉल। क्या फॉल कर गया? कि जो बॉडी में अगर हम समझें तो हमें एक बात पता लगती है कि अगर हम हेल्दी हैं तो हमें हमारे बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट के बारे में या बॉडी के किसी पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में किसी तरह की कोई अवेयरनेस होती ही नहीं है। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूं तो मेरी ब्रीदिंग चल रही है, आई एम नॉट अवेयर। आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आपका हार्ट मूव कर रहा है, बट यू आर नॉट अवेयर। जहां हम अवेयर होते हैं हम उसे पैल्पिटेशन और ब्रेथलेसनेस कह देते हैं। तो ये अनअवेयरनेस होना एक तरह का हेल्थ का साइन होता है, और अवेयर हो जाते हैं किसी बॉडी पार्ट के लिए और या किसी फंक्शन के लिए या दोनों के लिए, तो वो सिम्टम हो जाता है। क्या हुआ? हार्मोनी फॉल कर गई। क्या फॉल करता है? हार्मोनी फॉल करती है, तो हमें इस तरह की जानकारी मिलती है कि वी गेट अवेयर ऑफ द पार्ट और द फंक्शन और बोथ। ये सिम्टम शब्द का मतलब है। तो सिम्टम दिखता है हमें एक जगह से कि मेरी नाक से पानी जा रहा है, लेकिन हुआ क्यों? क्योंकि बॉडी की पूरी हार्मोनी हमारी फॉल कर गई थी, जिसको हेनमैन कहते हैं कि पहले बीमार होते हैं तो वाइटल फोर्स का डेविएशन होता है। ये मतलब है वाइटल फोर्स डेविएट हुआ, अपने डेविएशन को नोज के रनिंगनेस से वो एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम हमको चाहिए, जो सिम्टम हमारी आंख में घुस जाता है, उसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक का डेफिनेशन हेनमैन ने 153 में दिया है 4 शब्दों से। पहला, मोर स्ट्राइकिंग। खाली स्ट्राइकिंग नहीं है, मोर स्ट्राइकिंग। ये PQRS कहना हमको बंद करना चाहिए। हमें, हमारा पर्पस एग्जाम में शब्दों को याद रखने के लिए निमोनिक्स बनाना है, ऐसा नहीं है। हमें क्लिनिक में पेशेंट देखना है। तो हेनमैन ने PQRS नहीं कहा। हेनमैन ने शब्दों को लिखते वक्त उनको उनकी गिवन इंपॉर्टेंस में लिखा है। उन्होंने कहा मोर स्ट्राइकिंग, उसके बाद अनकॉमन, पेक्यूलियर, सिंगुलर। हो सकता है इसमें कोई शब्द आगे पीछे हुआ हो, लेकिन इस तरीके से शब्द का है। लेकिन पहला शब्द वो कहना चाहते हैं मोर स्ट्राइकिंग। ऐसा सिम्टम जो ये 4 चीजें शो करता है, उसमें पहला शर्त है वो मोर स्ट्राइकिंग होना चाहिए। ऐसे सिम्टम को हम कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे। वो हमारे बॉडी के किसी पार्ट का हो सकता है, वो हमारे माइंड से हो सकता है, वो हमारी जनरलिटी से हो सकता है, वो कहीं से भी हो सकता है। शर्त है कि वो मोर स्ट्राइकिंग होना चाहिए। मोर स्ट्राइकिंग से मतलब जो आपकी सेंसेस, विजन, नो, आपकी स्मेल, आपकी हियरिंग, आपकी टच, ये जो भी हमारी 5 सेंसेस है, उसको जाके स्ट्राइक कर देता है, उसमें जाकर के कुंडा खड़का देता है। आप देखना नहीं चाहते हैं, आपने छू के देखा, और छू के देखा तो आपने कहा इतना गर्म, इतना तेज बुखार है। ये होता है कि स्ट्राइकिंग, जिसने आपकी सेंस को ही स्ट्राइक कर दिया। ऐसा, ऐसे वाला। पांव का तला छू के देखा, इतना ठंडा। इतना ठंडा कैसे? इतना बुखार में इतना ठंडा। फीवर हुआ है, थर्मामीटर में फीवर आ रहा है, बॉडी छू के देखो कहीं गर्म नहीं है।
हीट स्टेज एब्सेंट है। ये सब अपने आप में कैरेक्टरिस्टिकनेस होता है, यानी कि मोर स्ट्राइकिंग फीचर होता है जो कि हमें ढूंढना है। और पेशेंट टू पेशेंट ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम अपने आप को उस पेशेंट की अपनी इंडिविजुअलिटी, उसका सराउंडिंग, उसका माइज्म, उसकी बैकग्राउंड, फैमिली की हिस्ट्री, ये सब मिला करके डिसाइड करता है वाइटल फोर्स कि कहां से सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक निकलेगा। कभी कभी ये माइंड में ही मिलता है, लेकिन कभी कभी वहां नहीं मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि ये सिर्फ लोकल पार्ट में ही मिलता है। जहां मिलता है, जहां से वाइटल फोर्स अपने को बता रहा है, जहां से वाइटल फोर्स क्राई कर रहा है कि ये कोल्डनेस है मेरे सोल्स का, मुझको नाइट्रिक एसिड दो, वो हमने करना है। ये हमारा एज ए होम्योपैथिक फिजिशियन काम है। ऐसा मैं ऑग्नोन से सीखा। बहुत सारे प्रीफेसेस हैं ऑग्नोन के पढ़ने वाले, बहुत बहुत हमको ऐसा इंसाइट देते हैं जहां पे हेनमिन कहता है कि फिजिशियन इज सर्वेंट टू द वाइटल फोर्स। हम अपने आप को मास्टर ना समझे, हमें वाइटल फोर्स का सर्वेंट समझना चाहिए अपने आप को, कि हम सर्व कर सके उसको। मिनिस्टर नेचुरे ये शब्द यूज किया उन्होंने। हम कई बार मिनिस्टर वर्ड का मतलब पॉलिटिक्स से निकाल लेते हैं ना, राजा नहीं होता है, मिनिस्टर का मतलब सर्वेंट होता है। तो वी आर द सर्वेंट टू द वाइटल फोर्स। कहां से वो अपने को बता रहा है, वहां से पकड़ना है हमको, वहां कैरेक्टरिस्टिक है और उसको नहीं छोड़ना है। हम कई बार ऐसा कर लेते हैं कोशिश कि हम एक ही जगह से ढूंढे चीज को, ऐसा नहीं करना चाहिए। हेनमिन ने इसीलिए नहीं हो तो 15-20 करीबन 33-34 स्ट्रेटेजीज ऑफ प्रिस्क्राइबिंग दी है। सिचुएशंस डिपेंड करती है किसमें कैसा क्या करना है। ऐसा भी बताया है कि जब वन साइडेड डिजीज होता है तो उन कंडीशंस के अंदर आपको पार्शियली सिलेक्टेड रेमेडीज के सहारे भी आगे बढ़ना पड़ता है, ऐसा भी बताया हुआ है। जो सिचुएशंस अब पोस्ट कोविड एंड पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन सिंड्रोम के अंदर आएंगी हम लोग के सामने, ये पर्पस है मेरा आज का आपसे बात करने का। तो ये सारी बातें मैंने आपसे कही जो इंडिविजुअलाइजेशन की, तो हमें ये समझना चाहिए कि 3 ऐसे एरियाज है जहां पे हमें इंडिविजुअलाइजेशन को समझना है। एक, पेशेंट का एग्जामिनेशन, वी कॉल इट केस चेकिंग, आई कॉल इट विद द इंस्पिरेशन ऑफ माय टीचर केस परसीविंग। एग्जामिनेशन ऑफ द सिम्टम्स, यानी कि हम सही ढंग से जो सिम्टम हमने इवैल्यूएट किए हैं, इसको हम अपनी मैट्रियोमेडिका और मैट्रियोमेडिका का टूल जो रिपर्टरी है, बहुत सारी रिपर्टरीज है, उनमें जाकर के ढूंढे। जैसे मैंने एग्जांपल बीवीसीआर का आपको दिया। तो इस तरीके से हमको अपने पेशेंट की सिम्टम्स की केस चेकिंग करना, उन सिम्टम्स का इवैल्यूएशन करना और उसको मैट्रियोमेडिका में रिपर्टरी वगैरह के टूल के थ्रू ढूंढना, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तो ये सारी की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमको एक और बात ध्यान रखनी है कि कई बार ऐसा समझा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी तो एक ही होती है। मेरा जहां तक समझना है और ऑग्नोन की मेरी जैसी स्टडी है, उसके हिसाब से जैसा मैंने सीखा अपने कोलकाता की लर्निंग में, कोलकाता स्कूल की बातों से, तो इंडिविजुअलाइजेशन किसी भी पर्सन का फिक्स्ड नहीं होता है, ये डायनेमिक होता है। ऐसे भी तो देखो ना, अगर हम अपने बचपन से लेके और जिस भी उम्र में अब हम हैं, अगर अपने सारे फोटो निकालें तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बदले नहीं है? मैं बदल नहीं गया हूं, लेकिन मेरे कॉन्स्टिट्यूशन तो बदले ना। तो अकॉर्डिंगली जब डिजीज आती है मेरे अंदर, और जिस भी तरह के नॉक्शियस इन्फ्लुएंस से डिजीज आती है, अकॉर्डिंगली मेरे अंदर चेंजेस होते हैं, सिम्टम्स दूसरे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अलग होते हैं, तो अकॉर्डिंगली दवा भी बदल जाती है। तो इट इज डायनेमिक, ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए। और यहां अब हमको ये समझना है कि जब ये डायनेमिक है तो हमको ये सबसे ज्यादा डायनेमिक होने का कारण क्या है, इसके सबसे ज्यादा डायनेमिक, जरा 1 मिनट का टाइम मेरे को देंगे प्लीज, जरा एक कोई जरूरी कॉल है।
हेलो हेलो जी, सॉरी। तो बात यही समझने की है कि हम ये ध्यान रख लें कि जो हम इसकी बात कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान देना है सबसे ज्यादा कि किसी भी तरीके से हम ये समझने की कोशिश करें कि ये डायनेमिक हो क्यों जाता है। तो ये जो डायनेमिक हो जाता है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस, हमारे सराउंडिंग्स। एक ऑगनोन के लिखे जाने से पहले हैनमैन ने 2 आर्टिकल लिखे थे। एक 1796 में एससीओ न्यू प्रिंसिपल, जो हम सब जानते हैं, और 1805 में उन्होंने एक और आर्टिकल लिखा था, मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। तो वो जो 2 आर्टिकल लिखे, उसमें अगर आप मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस पढ़ेंगे तो आपको एक बात पता लगेगी कि एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस के बारे में हैनमैन कहते हैं कि मैं किस तरीके के आर्किटेक्चरल हाउस में रहता हूं, उसमें कितनी हवा, धूप और ये सब चीजों का इन्फ्लुएंस आता है। मैं अपने जूते के लेसिस को कितना टाइट बांधता हूं, मैं अपनी पेट की बेल्ट को कितना टाइट बांधता हूं, किस तरीके के कपड़े पहनता हूं मैं, किस तरह की मैं पढ़ाई या कोई भी मेरा ऑक्यूपेशन है, ऐसे करके इतनी सारी चीजें हैं जो कि हमें हमारे सर्कमस्टांसेस में हमारी इंडिविजुअलिटी के अंदर एक अलग ही डायनेमिज्म दे देती है, अलग ही उसको बदलाव दे देती है। ये वाली बात को आगे भी करते हैं अभी। तो ये समझना है हमको कि आज के सिनेरियो में होम्योपैथिक एरेना में, जहां पे इस समय प्रिस्क्राइबिंग के जो वेज है वो अपने आप में एक डिबेट बन चुका है, और वेरियस वेज ऑफ प्रिस्क्राइबिंग के कारण अल्टीमेटली अब बहुत वेराइटीज ऑफ होम्योपैथी हो गया है। मेरा समझना यह है कि जितने भी तरह के वेज ऑफ प्रिस्क्राइबिंग हैं, मैं उसमें उन लोगों को भी इंक्लूड करता हूं जो एक बार में एक से ज्यादा दवाइयां देते हैं। ये भी हैनमैन का ही है, अलग नहीं है। हैनमैन ने 1831 से 1833 तक डॉक्टर एगेडाई के कहने पर मल्टीपल रेमेडीज की प्रैक्टिस करी है, और उन्होंने बाद में अफोरिज्म 272 लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा करने से ऐसा लगता है कि पेशेंट को फायदा हो रहा है, जो कि लगता है, लेकिन ये बहुत हैजार्डियस है। एक वर्ड यूज किया उन्होंने इस अफोरिज्म में, उन्होंने कि ये हैजार्डियस है, इसलिए आप ये मेथड ना यूज करें। बट है तो हैनमैन का, उन्होंने इसको भी बहुत ओपन माइंडेडली एक्सपीरियंस किया है। तो ज्यादा इशू आया कि केंट के आने के बाद, और उन्होंने जो स्वीडनबर्गियन फिलॉसफी के थ्रू होम्योपैथी के कॉन्सेप्ट के अंदर एक कंप्लीटली डिफरेंट कर दिया उसको, और उसके बाद उसके अंदर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो जितनी दी जानी चाहिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस मेंटल साइड को दे देने की जब बात हो गई, वो आगे बात बढ़ती चली गई। और वहां हो क्या गया कि हैनमैन के मेथड, हैनमैन के तरीके, हैनमैन के प्रिस्क्राइबिंग की बातें, ऑगनोन की बातें कहीं ना कहीं ओवरशैडो हो गई। और ये जो ओवरशैडो हो गई, इससे कुल मिला के होम्योपैथी का बहुत नुकसान हुआ, जैसे कि पूरे नॉर्थ अमेरिका में से होम्योपैथी का खत्म हो जाना। उसकी स्टोरी आप लोग पढ़ लेंगे, आपको मिल जाएगी डिटेल उसकी। तो आज के इस पेंडेमिक में हम जो जानते हैं, हम जो करते हैं, वो अपनी जगह, लेकिन आज की सिचुएशन में अगर हम बहुत अच्छी सक्सेस चाहते हैं तो आए हम एक बार रिव्यू करें, हम हैनमैन की तरफ गो बैक टू हैनमैन करते हैं इस पेंडेमिक टाइम में। और एक 7 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें हमारे को टोटलिटी की तरफ लेके जाएंगे। उसमें से आज मैं सिर्फ एक ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि आपको उसकी एक ग्लिम्स आ जाए, जिसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं जाता। सिर्फ एक स्कूल है, कोलकाता स्कूल, जो उसको ध्यान देता है, बाकी कोई भी ध्यान नहीं देता है अभी तक भी। तो मैं उस वाले स्कूल की बातों को आपके सामने ऑगनोन के थ्रू दिखा रहा हूं, और वही बेसिक्स है, इसलिए वही बैक टू द बेसिक्स है। तो
ये जो 7 पॉइंट्स हैं, इनका ध्यान रखना बड़ा जरूरी है अगर हम टोटलिटी या इंडिविजुअलिटी की बात करना चाहते हैं। वो कौन से ऐसे 7 पॉइंट्स हैं? अगर हम अफोरिज्म 5 में जाएं तो वहां पर हेनमिन कहते हैं इन दीज इन्वेस्टिगेशंस। यहां जब ये अफोरिज्म चल रहा है, आप जब इस अफोरिज्म को पढ़ेंगे, ये केस टेकिंग का सबसे बेसिक अफोरिज्म है। हम समझते रहे कि केस टेकिंग तो 82 से 104 तक दिया है ना, वो तो दिया ही है, लेकिन उसकी ग्राउंड, उसका कॉन्सेप्ट, उसका कंसेप्चुअल पार्ट हमारे थ्योरेटिकल पार्ट में दिया हुआ है, वो है अफोरिज्म 5। अफोरिज्म 5, अफोरिज्म 6, अफोरिज्म 7 ये कॉन्सेप्ट बनाता है केस चेकिंग का। 82 से 104 हमें केस चेकिंग का मेथोडोलॉजी देता है। वो मेथोडोलॉजी है, ये कॉन्सेप्ट है केस चेकिंग का। तो कॉन्सेप्ट में जब वो बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आपने जब केस चेकिंग करनी है तो हम क्या करेंगे भाई, हमें तो जो भी एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज हो गई है उसका किसी ना किसी तरीके से उसके कॉज के पास पहुंचना है। तो इस अफोरिज्म की शुरुआत करते हैं, पहले पैराग्राफ में कहते हैं कि एक्यूट में आप मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज ढूंढिए और क्रॉनिक के अंदर आपने क्या ढूंढना है, वो इन एरियाज में ढूंढना है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। आप याद करिए मेरा इंट्रो कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस, पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन कॉम्प्लिकेशंस जब आएंगी उन सर्कमस्टांसेस में, जबकि हर किसी के हालात ऐसे हैं कि वो अपने बिजनेस से या अपने घर में किसी तरह का कोई बेरीवमेंट हो गया है किसी की डेथ की वजह से, जिसकी वजह से वो बहुत सारे तरीके से दुखी और परेशान और बहुत सारी बातें उसके साथ हैं, जिसके कारण वैरिड पिक्चर ऑफ मेंटल सिम्टम्स भी मिलती रहेगी हमारे को। उसका इंपॉर्टेंस देना भी जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अब वो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस लेके आया है, उसका उस खाली दवा से पूरा समाधान नहीं होगा। एक स्टेज पे उसको क्लियर करने के बाद, या तो आपकी बात से या आपकी किसी एक्यूट रेमेडी से उसको क्लियर करने के बाद आपने ये ध्यान देना है कि उसके उस क्रॉनिक पार्ट को हमने कैसे हैंडल करना है। In these investigations, the ascertainable physical constitution of the patient, हेनमिन कहते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में, especially when the disease is chronic, में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ascertainable physical constitution। मतलब फिजिकली वो पेशेंट कैसा दिखता है, जैसा दिखता है सामने, वो उसका मतलब होता है ascertainable physical constitution। वो पेशेंट लंबा दिखता है, नाटा दिखता है, काला दिखता है, गोरा दिखता है, उसकी आंख नीली दिखती है, उसकी आंख काली दिखती है, उसके फीचर्स बहुत शार्प दिखते हैं, उसकी नोज कैसी है, उसके फीचर्स बाकी कैसे हैं, ये सारी बातें आप जो सरसरी जैसी पेशेंट आपके सामने आता है, आपके सामने है, आप वो असर्टेन कर पा रहे हैं कि वो पेशेंट दिखने में कैसा है। अभी आपने उसका माइंड नहीं जाना, आपने उसका बिहेवियर नहीं जाना है, आपने उसका डिस्पोजिशन नहीं जाना, अभी कुछ भी जाना नहीं है, उसका सोशल बिहेवियर भी जाना नहीं है, उसका एज भी आप अंदाजा लगा पा रहे हो। ये सारी बातें जो बाद की लिखी हुई हैं, इन 7 पॉइंट्स हैं ये। पहला उसमें असर्टेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि क्रॉनिक कंडीशन को ट्रीट करने में सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा उसका मॉरल इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, ऑक्यूपेशन, मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट्स, सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस, एज, सेक्सुअल फंक्शन एटसेट्रा आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। एटसेट्रा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑग्नोन में 108 एटसेट्रा दिए हैं हेनमिन ने, का मतलब यहाँ वगैरह वगैरह जो रह गया, नया हमारे जमाने में आ गया, यहाँ पे ऐड कर लो। 108 जगह हेनमिन ने एडिशंस का स्कोप दिया है ऑग्नोन के अंदर। मैं अभी तक किसी भी ऐसे ऑथर या किसी भी ऐसे लर्नेड टीचर के सामने से ये बात नहीं जान पाया कि इस एटसेट्रा में उन्होंने कुछ ऐड किया है अभी तक। तो यहाँ आज जो बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं, सिर्फ पहले पॉइंट को, कि हमारे पास जब पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस आएंगी या पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, तो उस प्रिस्क्राइबिंग में हम एक पॉइंट आज सीखे, सब इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा हेनमिन जिसको इंपॉर्टेंस दे रहे क्योंकि सबसे पहले लिखा है, वो है असर्टेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट। ये बात को हम अच्छे ढंग से समझें, और ये बात हमें कहीं ना कहीं टोटलिटी, एक टोटलिटी का मतलब जिसमें माइज्म का कंसिडरेशन होना ही चाहिए, एक्सेसरी सर्कमस्टांस का कंसिडरेशन होना ही चाहिए, उस बात को भी कवर करता हुआ चलता है।
और यहां पे हमको अफोरिज्म 11 का फुटनोट जहां पे वो डायनेमिक डिरेंजमेंट की बात करता है, अफोरिज्म 31 जहां पर कि वो ये बताना चाहता है कि किसी भी तरीके के मटेरियल मॉर्बिफिक सब्सटेंस यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, ये पोटेंशियल डिजीज एजेंट तो जरूर है लेकिन अनकंडीशनल नहीं है। जब तक कि मेरी तरफ से कोई रेड कारपेट, मेरे बॉडी के इम्यूनिटी ने रेड कारपेट नहीं दिया है उनको, तब तक वो नहीं हमें बीमार कर सकते। ये बात 31 में हेनमैन कहना चाहते हैं और इसी बात को वो एक्सप्लेन करते हैं 45 अफोरिज्म के अंदर। तो ये जो बातें थी, ये वाली बात इस पिक्चर से बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन होती है, जिसको हम कम्युनिटी मेडिसिन के जो हमारी पार्क एंड पार्क की बुक है उसमें बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते हैं हम सभी लोग, कि हम हमेशा पहला ट्रायंगल देखिए, होस्ट एजेंट एनवायरनमेंट, इस हम इसमें रहते हैं, हमेशा रहते हैं। आज हम बैठे हैं तो हम इसी ट्रायंगल के अंदर हैं, लेकिन इस ट्रायंगल के एंगल मीट नहीं करते हैं और हम हेल्थ में। और जैसे ही ये ट्रायंगल मीट हो जाते हैं तो हम डिजीज हो जाते हैं। तो एजेंट को, वायरस को इतना इंपॉर्टेंस दे दिया, कर्टसी टू दी पास्चर, इतना इंपॉर्टेंस दे दिया कि होस्ट और एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस को इतना कम कर दिया। मुझे एक बात याद पड़ती है कि एक सर जॉन वेयर एक ब्रिटिश होम्योपैथिक डॉक्टर थे और उनके होम्योपैथी के आर्टिकल्स और उनके राइटिंग्स बहुत इन्फ्लुएंशियल रहे हैं। उनसे एक बार किसी इंटरव्यू में पूछा गया कि आप बैक्टीरिया वायरसेस को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उन्होंने बहुत विटी, बहुत एप्ट आंसर दिया। वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस। तो हमारे लिए जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो एजेंट को हम इग्नोर करते हैं, हम इन्फेक्शन को नहीं मानते। ऐसा नहीं कहा हेनमैन ने। एक्यूट माइजम्स पढ़िए, आपको याद आ रहा होगा एक्यूट माइजम्स। हेनमैन ने ड्यू डिलिजेंट इंपॉर्टेंस दिया है उनको, लेकिन हेनमैन एक बात बहुत अच्छे ढंग से जानते थे कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इस धरती पे हमसे पहले आए हैं और जिनके कंट्रीब्यूशन से हम बने हैं, हम उन्हें नहीं मार सकते। अभी रिसेंट एक पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट बन गया है पूरी दुनिया के अंदर, जो अब धीरे धीरे इंडिया में भी आ रहा है, जो हमें ये बताता है कि हमारे गट में 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारे साथ सोते हैं, हमारे साथ जागते हैं। आज जो इस समय हम ये सेमिनार कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, आपके भी 100 ट्रिलियन और मेरे भी 100 ट्रिलियन, वो इसमें हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और वही हमारे लिए विटामिन B12 भी बनाते हैं और हमारे लिए न जाने क्या क्या बनाते हैं। बहुत सा हम जानते हैं, बहुत सा हम नहीं जानते। और उसके बिगड़ने से बहुत कुछ बिगड़ता है हमारे अंदर। उसको बोलते हैं माइक्रोबायोम। पूरा का पूरा नया डिपार्टमेंट है और उसको ध्यान में रखते हुए अब एक सर्जरी होती है, उसको बोलते हैं फीकल ट्रांसप्लांट सर्जरी। अभी रिसेंटली गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर भी होके चुकी है और बाहर बहुत कॉमन है। तो इस बात का इंपॉर्टेंस हेनमैन जानते थे, तो उन्होंने हमेशा ये ध्यान रखा कि ट्रीटमेंट में जहां हो सकता है एनवायरनमेंट का करेक्शन करो, और जब बात डायनेमिक हो चुकी हो तो अपने होस्ट को यानी कि इम्यूनिटी को ठीक करो। हमारी मेडिसिन का मतलब क्लिनिकली टेलर्ड वैक्सीन, ये मतलब होना चाहिए हमारी दवा का। तो हमें जो केसेस मिल रहे हैं, जिस तरह की भी बातें मिल रही हैं, मैंने जैसे आपको कहा कि हमारे पास में बहुत सारे तरह के केस हैं, फेब्राइल है, नॉन फेब्राइल है, जो भी है। मेन बात थर्ड पॉइंट की है कि क्रॉनिक इन नेचर जो आ रहे हैं, जो रेजिडुअल इफेक्ट्स होंगे, जिसको मैं पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस कह रहा हूं, आज हम उनकी बात कर रहे हैं। ये वाली बातों को हम आगे बढ़ाते हुए और किस तरीके से कोविड-19 के केसेस में हमने केस चेकिंग और सब चीजों को इंपॉर्टेंस दिया, ये वो सारी की सारी बातें हैं। इसको हम आगे बढ़ाते हुए और किस तरीके से हम प्री कोविड में और कोविड-19 की स्पोरेडिक स्टेज में और उसकी एपिडेमिक स्टेज में किस तरीके से ट्रीटमेंट में आगे जाएंगे, ये सारी की सारी उस तरह की बातें हैं, उस तरह की प्रेजेंटेशन है। बात हम करते हैं उसके रेजिडुअल इफेक्ट की।
इस तरह के रेजिडुअल इफेक्ट में, इस तरह के पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में हमको क्या करना चाहिए? हमको आज एक चीज के ऊपर मास्टरी करनी चाहिए, वो है असर्टेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन इन दी क्रॉनिक डिजीज। जैसे कि मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, जो मैंने ये एग्जांपल दिए हैं, ये सिंपल, जो हम सभी लोग ये किताब पढ़ते हैं, एलन स्किनोट, वहां से दिए। काली काप, काली काप के अंदर diseases of old people with dark hair, lax fiber, inclined to obesity, anemic, ऐसा हमें फिजिकल असर्टेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है। फोनियम में diseases of the old men, old maids, old bachelors, rigid muscular fibers, persons with light hair who are easily excited, strong persons of sedentary habits, किलकेरिया काप हम सब जानते हैं, ल्यूकोफ्लेगमेटिक, blonde hair, light complexion, blue eyes, fair skin, tendency to obesity in youth, psoriatic constitutions, pale, weak, easily tired when walking. Argentum nitricum. Always think of argentum nitricum on seeing withered, dried up, old looking patients. Acetic acid, adapted to pale, lean persons with legs, flabby muscles, face pale, waxy. ये जो फिजिकल एसेटेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस है, उसके लिए मैं एक रेफरेंस बोलता हूं आपको कि मैन द अननोन बाय एलेक्सिस कैरल। ये एलेक्सिस कैरल रहे एक नोबेल लॉरेट फिजियोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी मैन द अननोन, और उसकी डिटेल में जब आप जाएंगे किताब की तो आपको पता लगेगा कि उसमें उन्होंने बताया कि एक आदमी का एक पर्टिकुलर हाइट का होना, उसका एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्शन का होना, उसके मसल्स, कई बार बहुत सारे मेल ऐसे दिखेंगे कि वो देखने में फीमेल की तरह से, उनकी मसल्स बहुत ऐसी है जैसे कि बिल्कुल एकदम रुई के जैसी, और किसी की बड़ी स्टडी मसल्स होती हैं, बड़ी स्ट्रांग मसल्स होती हैं। ये सब हमारे पीछे के जनरेशन्स के अल्टीमेट इफेक्ट्स होते हैं जो हमारे इस तरह के फीचर्स से दिखते हैं। इसलिए हेनमिन ने असर्टेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन को इंपॉर्टेंस दिया, और हेनमिन की बात को कंफर्म किया एलेक्सिस कैरल ने अपनी बुक में मैन द अननोन के अंदर। तो अगर हम फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात को सीखना चाहते हैं तो हमें ये 10 पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा। क्या 10 पॉइंट है? एज, जेंडर, कॉम्प्लेक्शन, फीचर्स, हेयर, आईज, मस्कुलेचर, स्किन, लुक्स, बिल्ड। ये 10 पॉइंट्स हैं जिसके अंदर हमारे को पेशेंट का एक असर्टेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन दिखेगा। जब पेशेंट हमारे पास आए और जब वो वॉक इन कर रहा है तो वो बैठे, आप उसको जो चाहे बोलने दीजिए, लेकिन उसको सर से पांव तक उसके बाल कैसे हैं, घुंघराले हैं, उसकी आईज कैसी है, बड़ी शार्प, बहुत लॉन्ग आई लैशेज है उसके, उसका जो आइरिस दिख रहा है उसका कलर कैसा है, क्या वो ब्लूइश ग्रेइश की तरफ है? नॉर्मली ब्राउन ब्लैक दिखता है, लेकिन क्या वैसा भी है? कॉम्प्लेक्शन उसका कैसा है? उसका नोज कैसा है? नोज जहां फोरहेड पे जुड़ता है वहां पर एक डिप है क्या, जिसको हम नेजल ब्रिज कहते हैं? वो क्या सैडल्ड नेजल ब्रिज है क्या? उसकी नोज कैसी है? बड़ी सुंदर शार्प नोज है या वो अलग तरीके से नोज है उसकी देखने के अंदर? उसके लिप्स किस तरह से दिख रहे हैं आपको? उसके टीथ कैसे दिख रहे हैं? जिगजैग टीथ है? किस तरह के टीथ है उसके? तो ये सारी की सारी फीचर्स उसकी देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी हाइट कैसी है, उसका फिजिक कैसा है, बहुत मोटा है, बहुत लीन थिन है, किस तरीके का है, उसकी मसल्स कैसी आपको दिख रही हैं, ये सब बातें दिखती हैं हमें। बहुत कुछ पेशेंट से पूछना नहीं पड़ता हमें कि उसका कॉम्प्लिकेशन कैसा है, और जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में ये सारी हचिंसन और सारी किताबें ये बातें नोट करने के लिए सिखाती भी हैं भाई। उनका पर्पज है डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, हमारा पर्पज है सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं लास्ट में आप लोगों के सामने बहुत छोटे छोटे जल्दी से क्विक उसके अंदर मैं आपके सामने 3 केसेस शेयर कर रहा हूं। ये 3 केसेस मैंने इसी असर्टेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही प्रिस्क्राइब किए थे। पहला केस क्या था? ये 47 इयर्स का एक मेल है
जो बहुत सारी कंप्लेंट्स अपनी लेके आया, और उसको फाइनली जो डॉक्टर्स ने देखा था यही कहा कि आपको जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है। और उसका बड़ा टिपिकल जो सर्टेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन दिखता था वो था एनीमिक, डार्क कम्प्लेक्शन, डार्क हेयर एंड आईज, थिन स्पेयर सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ फैट, एकदम पतला दुबला डार्क, थोड़ा सा लंबा और एनीमिक, ऐसा दिखता था वो। और कुछ और भी फीचर उसके जो मिल गए जो सपोर्टिंग थे, कंप्लेंट्स एग्रेवेटेड व्हेन ही यूज्ड टू थिंक अबाउट देम। और उसके साथ लाइफ में ऐसा हुआ था कि 20 साल के उसके बेटे की डेथ हो गई थी, तो एक अच्छी खासी उसको ग्रीफ की बातें थी और बिजनेस के लॉसेस थे, ये सारी बातें थी। तो उसके इस फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन को देख करके मैंने उसको कैलकेरिया फॉस LM1 के अंदर दिया, और LM1 का कैलकेरिया फॉस देने के बाद उसकी ये सारी एंजाइटी के फीचर्स और ये सारी उसकी कंप्लेंट्स और जितनी भी बातें थी सब में उसका इम्प्रूवमेंट आया, और अब वो पहले से बहुत अच्छा है। अभी वो ट्रीटमेंट भी फॉलो नहीं करता है, इतना अच्छा हो गया। इसी तरह से एक और केस कैलकेरिया फॉस का था। एक लड़का है 14 साल का, वो आया मेरे पास कि मेरे लेफ्ट लेग में ऑलमोस्ट उसके काफ से लेके और नीचे पूरा फीट लेफ्ट साइड का इतना स्वेल था कि वो चप्पल जूता पहन नहीं सकता था। देखा उसको सारा, और बहुत शुरू से ही है उसको ये तकलीफ। देखने में वही एनीमिक, डार्क कम्प्लेक्शन, डार्क हेयर, आईज, थिन स्पेयर सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ फैट, ये था उसको। और तो बहुत सारे लंबे चौड़े कोई फीचर ऐसे मिले नहीं जिसको मैं ये कहूं कि ये उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिल रहा है। बस उसकी यही वाली बात को देख के, और अगर हम उसके डायग्नोसिस में जाते हैं तो वो था क्या कि उसको हेमेंजियोमा था। आप समझते हैं हेमेंजियोमा तो पैदाइश से है उसको, तो उस हेमेंजियोमा की वजह से उसको ये तकलीफ थी। और ये फीचर देख करके मैंने उसको कैलकेरिया फॉस LM1 में दिया। आज वो जूता पहनता है, दौड़ता है, भागता है, बहुत अच्छा हुआ उसके अंदर। हेमेंजियोमा ठीक होता है, ऐसा मेरे और भी कोई पीछे के मेरे बहुत सारे केसेस रहे जिसका मेरा एक्सपीरियंस था, जिसमें मुझे इस केस को बोलते हुए याद आ गया कि एक केस था मेरे पास। एक बड़ी करीबन 30-32 साल की एक लेडी को लेके आए थे। वो हेमीपेरेसिस के अंदर आई थी। उसके हस्बैंड उसको ऐसे गोदी में उठा के लेके आए क्लिनिक में। जब सारी रिपोर्ट देखी तो पता लगा उसके ब्रेन में हेमेंजियोमा था, जो जिसकी वजह से वहां हेमरेज हो गया था और उसकी वजह से उसको पैरालिसिस हो गया था। तो वो सारा ज्यादा कुछ बोलना बताना, उसके हस्बैंड भी कुछ बता नहीं पा रहे थे। हेमेंजियोमा देखा और हेमरेज देखा, क्योंकि वेन्स की बात थी, तो मैंने वहां पर उसको उस केस के अंदर हेमेमेलिस दिया 3x पोटेंसी में। नहीं तो आज ये कम से कम 23 साल पुरानी बात मैं बता रहा हूँ। आज भी उस लेडी का फोन आता है, फ्रेंच की टीचर है वो, आज फ्रेंच पढ़ाती है और फर्स्ट क्लास है। वो हेमेंजियोमा तो वही होगा ना, लेकिन उस दवा ने उस हेमेंजियोमा को सुला दिया। भाई कुछ कहो मत, अपना तुम भी रहो हम भी रहे, बात खत्म। इसी तरह से एक और केस मेरे को देखने को मिला। ये एक फीमेल है 48 इयर्स की। इसकी मदर, इसकी फैमिली के बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं। तो इसने बताया कि एक ना बिल्कुल इसके जॉ के पास में, लोअर जॉ लेफ्ट साइड के पास में एक स्वेलिंग हो रखी है, गांठ है, जो बड़ी स्टोनी हार्ड स्क्रोफुलस स्वेलिंग ऑफ द ग्लैंड है। और वो चाहे तो थी विलेज बैकग्राउंड से, लेकिन देखने में बहुत फेयर, डेलिकेट स्किन, ब्लॉन्ड, लीन थिन, एकदम फेयर, ऐसे वाला उसका प्रेजेंटेशन था। ये वाला प्रेजेंटेशन देखा, और फैमिली में ये भी है और वो भी है, और हस्बैंड से भी कंफ्लिक्ट है, और मदर इन लॉ सिंड्रोम भी है, बहुत कुछ है। बस ये फीचर देख के ब्रोमियम 200 का 6 डोजेस दिया, और ये सब स्वेलिंग चला गया, सब चला गया। जो था फैमिली में, जो है जैसा है भैया है। उसके अंदर आप किसी के घर में जाके उसके हस्बैंड से रिश्ते ठीक नहीं करवा सकते, सजेशन दे सकते हो, कर ले तो बहुत अच्छी बात है, बट वो तो पैथोलॉजी लेके आए ना। ये फीचर फिजिकल असर्टेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन का देखा, ब्रोमियम दिया, क्योंकि ब्रोमियम की यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसकी प्रूविंग के अंदर भी मिली है, और वो पेशेंट बहुत अच्छा हो गया। इसी तरह से एक और केस फीमेल का 46 इयर्स, जिसको करीबन 40 साल से हेडेक रहता था, यानी कि 6 साल की उम्र से हेडेक रहता था। और वही कि वो
फैमिली से जुड़े हुए जो भी लोग आते हैं उनके रेफरेंस से वो आई थी। तो कहती है डॉक्टर साहब आपका चैलेंज है होम्योपैथी को, अगर आप मेरा हेडेक ठीक कर दो। तो चलो ठीक है, देखते हैं। तो मिलता क्या है उस केस के अंदर कि हेडेक के साथ में उसको क्या होता था, डिम विजन हो जाता था उसको, और सुबह उठते ही शुरू होती थी तकलीफ उसकी। फिजिकली देखने में एनीमिक, पेल, ल्यूकोफ्लेग्मेटिक, इजीली फैटिग, ऐसा एनीमिया का प्रेजेंटेशन था उसके अंदर। कुछ नहीं, बस ये फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन देखा, डिमनेस देखा, विजन का उसका विद द हेडेक, साइक्लामिन 200 दिया। वाह वाह वाह, थैंक्स टू हैनिमन, थैंक्स टू होम्योपैथी, थैंक्स टू माय टीचर्स, जिन्होंने मेरे को इस तरह की बातें सिखाई। और उसने होम्योपैथी को इतना नाम दिया, इतना फेम दिया होम्योपैथी को, कि आज वो पेशेंट बहुत अच्छी है, अपनी लाइफ, अपनी परिवार के अंदर बहुत अच्छे से सब कुछ देखती है। तो मैं कंक्लूड करते वक्त आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि सर्जिंग इंडिविजुअलिटी इन दिस पेंडेमिक टाइम, हैनिमन ने इसको बहुत आसान बनाया है। हमें बस पेशेंट को नजर भर के देखना है। अगर हम अपने पेशेंट को बहुत नजर भर के देख लें और हैनिमन की बताई हुई ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन की डायरेक्शंस को फॉलो कर लें, तो हमें बहुत मुश्किल आने वाली बात नहीं है। और आपका एक सवाल हो सकता है कि इतना फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस क्यों देना? भाई HCLN, जिन्होंने HCLN ने अपना एलेंस की नोट्स लिखा, जिसमें उन्होंने 188 मेडिसिन का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है और उसके अंदर बहुत सारी दूसरी दूसरी दवाइयों के रेफरेंस दिए हैं, वो जाकर के टोटल दवाइयां मिल जाती है तो 300 प्लस हो जाती है। लेकिन 188 मेडिसिन को तो प्रॉपरली डिस्क्राइब किया हुआ है ना हैनिमन ने, HCLN ने अपने एलेंस की नोट के अंदर। 188 में 110 मेडिसिन में वो शुरुआत करते हैं असर्टेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन से। आप एक बार एलेंस की नोट चेक करिए, 110 दवाइयों में आपको लगता है क्या इंपॉर्टेंस होगा? मैंने जो सीखा अपने टीचर से, मुझे ये जानकारी मिली कि HCLN अपने जमाने में मिट्रिया मेडिका के टीचर होने से पहले ऑर्गेनोन के टीचर थे, और उन्होंने जो अपनी मिट्रिया मेडिका लिखी वो एक ऐसी मिट्रिया मेडिका लिखी जिसमें ऑर्गेनोन के प्रिंसिपल्स इम्बाइब्ड है। इसलिए एलेंस की नोट का इंपॉर्टेंस है। वो सिर्फ एक मिट्रिया मेडिका नहीं है, वो एक प्रिस्क्राइबिंग टूल है। जिस तरह से जो सिम्टम सबसे पहले लिखा वो सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें भी जो लाइन सबसे पहले लिखी वो सबसे इंपॉर्टेंट, जो शब्द सबसे पहले लिखा वो सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये एलेंस की नोट की इंपॉर्टेंस है। ये ही कोलकाता स्कूल का क्रक्स है, और यही बातें वो देख के पेशेंट चल के आ रहा है, उसने अपने असिस्टेंट को पर्ची पे लिख के दे दिया, कलक्रिया काप देते हो बे बंगला में, और पेशेंट आया, पूरा केस चेकिंग हुआ, आखिरी में सब ढूंढा देखा, निकला कलक्रिया काप। कैसे? असर्टेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। हम बहुत सारी बातों की मास्टरी कर चुके हैं। पूरी दुनिया में एक जबरदस्त तरीके से केंट और उसके मेंटल सिम्टम्स को बहुत बहुत सीखने को मिला। बहुत लोगों ने बड़े डिटेल में सिखाया, और वो सीखना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया अब बोनिगोसन के पीछे आ गई, और बोनिगोसन में भी थेरापेटिक पॉकेट बुक के पीछे आ गई, और उसको बड़े नए ढंग से जो एक कंसेप्ट दिया था बोनिगोसन ने, उसके ऊपर रीराइट किया गया है और रीपब्लिश किया गया है उसको, और अब उसी लाइन के ऊपर उस काम को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। अल्टीमेटली उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहने वाली है? असर्टेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप इस बात को ध्यान दे देते हैं, और ये 110 दवाइयां ऐसी हैं जो एलेंस ने लिखी हैं, माइजम बाय डिफॉल्ट कवर हो जाता है। मुझे माइजम आता है या नहीं आता है छोड़ दो, बाय डिफॉल्ट कवर हो जाता है। तो ये इस चीज की इंपॉर्टेंस है। जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि हमारे पास आज पोस्ट पेंडेमिक केसेस जो आएंगे, उसमें हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर देनी चाहिए
मेरी समझ और ऑग्नोन की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो उसके असर्टेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन को और बाकी के जो और 6 पॉइंट दे रखे हैं एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस में उनको, तो हम श्योर शॉर्ट क्योर करने वाला प्रिस्क्राइबिंग कर पाएंगे। और आज पूरी दुनिया को होम्योपैथी के हैनमिन के कॉन्सेप्ट के ट्रीटमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया और हम सब अपने क्लिनिक में ऐसी ऐसी नई नई बीमारियां देखेंगे कि हम लोगों के समझ से परी होगी, उनके समझ से परे होगी। जो एक सिलसिला चला कि बीमारियों के साथ जीना सीखो, ये काम नहीं आएगा फार्मूला। तो ये मेरी बात थी जो मैं आप सब लोगों से कहना चाह रहा था। और इस डायनेमिक्स के थ्रू बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आज का ये दिन आप सब लोगों ने जो ये 1-1.5 घंटा निकाला, इसमें अगर हम सब ये प्लेज करें कि हम मास्टर हैनमिन के फुटस्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो सही मायनों में हम फिजिशियन के हाईएस्ट ओनली मिशन को अचीव कर पाएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे को इतना पेशेंटली सुना। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। सर मैं एक क्वेश्चन कर सकती हूँ क्या? जी 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 जरूर। सर जैसे आपने अभी बोला कि जैसे अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन देख के मेडिसिन दी, ठीक है सर। तो सर आपने एक बात और बोली कि जैसे बचपन से हम अब तक कितनी बार चेंज हुए हैं, तो सर फिजिकली तो हम हर बार चेंज होते ही रहते हैं, तो फिर उस हिसाब से तो फिर हर बार मतलब मेडिसिन चेंज हो सकती है कि मोटे हो गए तो फिर कैलकेरिया कार्ब, और अगर पतले दुबले हैं तो कैलकेरिया फॉस, इस टाइप से कुछ हो सकता है सर? फिर इसके विषय में क्या कहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डायनेमिक है, और हम जब बीमार होते हैं तो हम हर बार हर बीमारी में एक जैसे सिम्टम भी तो प्रेजेंट नहीं करते हैं। तो खासतौर से जब क्रॉनिक इलनेस आएगी, उस क्रॉनिक इलनेस के अंदर हम जो भी जैसा भी उसको देख पा रहे हैं उसके आज के फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन को, वो हमें कहीं ना कहीं नेक्स्ट प्रेस्क्राइबिंग की तरफ मदद करेगा। उस बदलाव तो सब चीज में है ना, लाइफ है तो डायनेमिक है, लेकिन आपके पास जिस समय पेशेंट आया है और जो आप इस समय उसको जैसा देख रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखना है। उसी का सबसे ज्यादा रिलेवेंस है कि आज अगर ये एक बीमारी लेके आया है कि पोस्ट कोविड वो अब डायबिटीज लेके आ गया, बहुत सारे केसेस मिल रहे हैं अब इस तरह के, नए नए लोगों को डायबिटीज हो रहा है, खाली सिर्फ स्टेरॉइड खाने से नहीं हुआ है, उनके अंदर छुपा हुआ था, बाहर निकल के आ गया। उसका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है आज हमको डिसाइड करेगा कि हम उसको कैसे इंपॉर्टेंस देंगे। बट सर ब्रोमियम में हमने पढ़ा है कि ब्लू कलर का स्क्लेरा हो, मतलब आइरिस होता है। हाँ, तो सर वो तो कभी चेंज होगा नहीं? जो चेंज नहीं होगा नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है, नहीं चेंज होगा, लेकिन अगर हम ये देखेंगे कि हमें हमेशा ही ब्रोमियम नहीं मिलेगा केस के अंदर, हमेशा ब्रोमियम नहीं मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि आज जब आप पेशेंट देख रहे हैं तो उसका ये ब्लू स्क्लेरा आज बहुत कैरेक्टरिस्टिक हो जा रहा है, या उसको कोई और तकलीफ है, उसके अंदर कोई और फीचर प्रोमिनेंट तरीके से सामने आ रहा है जो कि आपकी नजर ही नहीं डाल पा रहे हैं आप उसकी ब्लू स्क्लेरा के ऊपर। तो ये देख लेना है कि कैरेक्टरिस्टिक कौन सा बन रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल हेमेंजियोमा का केस का बताया, कुछ नहीं मिल रहा उसके अंदर, उसका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ही इंपॉर्टेंट हो गया वहां पर, क्योंकि वही प्रोमिनेंट हो पा रहा है। क्या प्रोमिनेंट है वो इंपॉर्टेंट है बात, वो उसको इंपॉर्टेंस देना है। सर अब समझ आया, प्रोमिनेंस इज मेन, चाहे कहीं हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, चाहे जनरल हो, चाहे कीनो किधर हो। है जो प्रोमिनेंट है, जो आपके सेंसेस को स्ट्राइक कर देता है, बस वो इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से सीखने को मिला, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अपना कोई क्वेरी करना चाहते हैं डॉक्टर साहब? 5 मिनट मिल जाएंगे? कोई अपने क्वेश्चन होंगे? आराम से 5 मिनट नहीं, जितनी देर जिसका सवाल हो खूब अच्छे से सवाल करिए। तो मैं सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद करता हूँ। मैं गुजारिश कर सकता हूँ एक? जी डॉक्टर साहब, कुछ दवाइयाँ जो डेली यूज में हमारे इस्तेमाल में आती हैं, ब्रायूनिया होगी, कैमोमिला हो गई, नक्सवामिका, पल्साटीला, इसी किस्म की ना, कार्बोवेज चाइना वगैरह, इसके बारे में आप जितने अच्छे तरीके से हमें एक एक दो दो तीन तीन फीचर्स बताएंगे ना, तो बड़ा अच्छा याद होगा आपके बताने से। प्लीज, किताबों में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सभी चूंकि इकट्ठे हुए हैं ना लर्निंग के लिए, तो चूंकि आपने इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बताई है, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज। थैंक यू सर।
तो अगर हम देखें तो एक चीज मेरे को जो अभी रिसेंटली सीखने को मिली ब्राइनिया के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर हम देखें तो ब्राइनिया में एक सिम्टम दे रखा है, मैं यहाँ पे थोड़ा फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन से हट के बात कर रहा हूँ, उसका भी कॉन्स्टिट्यूशन वही डार्क रिजिड फाइबर्स वाला ही है। लेकिन अगर किसी भी पेशेंट को किसी तरह के वायलेंस के बाद चिलीनेस और कोल्डनेस होने लगती है, वायलेंस किस तरह की होती है घर में, जैसे कि पिताजी ने बच्चे को डांट दिया, वाइफ को हस्बैंड ने डांट दिया, नौकर ने जो बच्चे की देखभाल करता है बच्चे के साथ थोड़ा उसको रफ तरीके से हैंडल कर दिया, ऐसी तरह की वायलेंस हुई और प्रेजेंटेशन ये मिला कि अचानक इसको ठंड लगने लगी और उसके बाद ये तकलीफ हो गई, वो तकलीफ हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन उसको ठंड लगने लगी आफ्टर ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ वायलेंस। वायलेंस से मतलब ऐसा नहीं कि उसके साथ किसी ने मारपीट कर दी है, ऐसे आंख के इशारे से धमकाई दिया है, उसके बाद उसको ठंड लगने लग गई। ये इतना टिपिकल फीचर है जो ब्राइनिया को इंडिकेट करता है, स्टेफजेगरिया को इंडिकेट नहीं करता है। स्टेफजेगरिया इन जनरल हमारे को पूरी की पूरी इंसल्ट की फीलिंग से पेंट कर देता है और बीमार कर देता है, लेकिन उसमें पर्टिकुलर ब्राइनिया ऐसा है जो कि किसी तरह की मेंटल फिजिकल मामूली से मामूली वायलेंस के बाद अगर हमें चिलीनेस में ले जाए और कोल्डनेस में ले जाए और उसके बाद ट्रेन ऑफ सिम्टम्स आते हैं तो वहां पर ब्राइनिया बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे कि एकोनाइट की आप बात करेंगे तो एकोनाइट हमको कैसा मिलने वाला है कि एकोनाइट एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो बड़ा मस्कुलर पर्सन होता है देखने के अंदर, जो अपनी बॉडी का डेमोन्स्ट्रेशन करता है मोटरसाइकिल पे जाते हुए, देखो भाई कितना एक बहुत ही वेल बिल्ट एक कोई पर्सन जा रहा है और उसको जैसे ही एक ठंडी हवा या तेज गर्म हवा का झोंका लगता है और उसके बाद वो कहता है मेरे कान में दर्द हो गया, अब मैं मर जाऊंगा इससे, ये एकोनाइट हो जाता है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल हैं और भी बहुत सारी दवाइयों के बारे में आपने कहा डॉक्टर साहब, तो एक बार मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि एक बार एलन स्किनोट की शुरू की चंद लाइनें आप पढ़ के देखेंगे, आपको बात क्लियर हो जाएगी ये वाली चीजों के अंदर। बहुत बात नहीं है, मैंने सिर्फ आप लोगों की अटेंशन दिलाना चाह रहा हूं मैं एलेंस के हर दवाई के शुरू की 2, 4, 5 लाइनों के बारे में जो हमें ये वाली बात बता रही है। जी, और कोई सवाल? बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहब जस्ट मिनट, थैंक यू। जी सर। हाँ डॉक्टर पंकज, आपने एक बहुत अच्छी बात कही जिसे हम लोग बेसिकली बहुत इग्नोर करते हैं कि एलन की नोट्स में कॉन्स्टिट्यूशंस को बड़े बारीकी से जो एक एक शब्द को अगर समझा चाहे तो काफी कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस एलन की नोट पढ़ के एक छोटी सी किताब में हमको मिल जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब कई बार ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप जितनी बारीकी उसमें है उसको माइंड में सेट कर लेना या बिठा लेना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हम उस चीज के लिए, ठीक है, हम उसको भी करें, एलन की नोट से भी हम उसको कोशिश करें याद करने की, रखने की, अप्लाई करने की, लेकिन मैंने नर रेपर्टरी में एक पार्ट देखा है, स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें साइज, बॉडी साइज, बॉडी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ एज, जेंडर वाइज डिस्क्रिप्शन एंड इवन ऑक्यूपेशन। और मैं एक केस आपको बताऊं, एक केस, एक बच्ची का, लड़की का केस, वो मेडिकल स्टूडेंट लेडी हार्डिंग में है, उसको शी वाज हैविंग इनक्यूरेबल कफ, उसको बहुत खांसी हो रहा था, बहुत सारा करेक्टर स्ट्रॉन्ग जो कुछ भी मिल रहा था काफी कुछ उस पर अप्लाई किया। अल्टीमेटली मैंने उसको ऑक्यूपेशन में देखा, नर रेपर्टरी में स्टूडेंट कफ, स्टूडेंट, उसमें मेडिसिन थी नक्स वोमिका एंड इट हैज वर्कड, है ना। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि डॉक्टर साहब क्या, देखिए नर में हमें सब चीजें एक रिपर्टरी की तरह मिल जाती हैं, एलन में हमें एक बुक की तरह मिलती हैं। तो क्या आप हमें सजेस्ट करेंगे कि हम एलन की को किस तरीके से स्टडी करें कि हम उस सबको याद रख पाए? देखिए बहुत बारीकी है उसमें, एक एक चीज बहुत बारीकी। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई सर, थैंक यू सो मच। नर रेपर्टरी का जो रेफरेंस आपने दिया है ये हमको
एक ऐसा रेफरेंस है सभी को, जो कि सबसे कम इस्तेमाल होने वाली रिपर्टरीज में से एक है, नर रिपर्टरी, लेकिन हम सभी को उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि चीजें याद होते होते होंगी, और चीजें शब्दों को किताब में पढ़ के याद नहीं होंगी। किताब से हमें पेशेंट में दिखेगा और फिर वो 4 में दिखेगा और 10 पेशेंट में दिखेगा, तो हमारे आंखों में बसता चला जाएगा। इसी को तो हम एक्सपीरियंस कह रहे हैं ना। तो जब तक कि ये होगा तब तक हम नर रिपर्टरी या और भी दूसरे ऐसे रिपर्टरीज है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की बातों को लिस्ट किया गया है, हम इन रिपर्टरीज का सहारा लें, बहुत हेल्पफुल है। आजकल तो चलो ये बहुत अच्छी बात है कि सॉफ्टवेयर इतने हाई लेवल के बना दिए गए हैं कि ढूंढने की आसानी है, पहले के जैसा नहीं है। हम लोग तो थोड़े किताबों के जमाने के ही हैं सर, किताबों में ही ज्यादा हाथ चलता है, लेकिन मुझे समझता है कि अगर हम थोड़ा सॉफ्टवेयर में भी अपने आप को थोड़ा एक्सपर्ट कर लें तो बड़ा टाइम सेविंग होगा। बहुत अच्छा रेफरेंस आपने दिया, थैंक यू सो मच सर। और सर मैं थोड़ी सी अर्ज करूं, कंप्लीट रिपर्टरी और सिंथेसिस रिपर्टरी में काफ स्टूडेंट में नक्शा भी दी गई है, और आपने बड़ा अच्छा फरमाया कि हमें थोड़ा सा इसमें भी हाथ डालना चाहिए, सॉफ्टवेयर में भी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो आप और भी काफी लोग सुनने वाले हैं, किसी और के सवाल रहे हैं, अपने खुल के सवाल पूछिए, बहुत अच्छी बात रहेगी सवाल। सर जैसे आज आपने एक पॉइंट लिया फर्स्ट, ऐसे ही सर बाकी के पॉइंट की भी अगर क्लास हो आपकी तो बेटर रहेगा। आई एम एट योर सर्विस, कभी भी आप रखेंगे प्रोग्राम तो मैं बिल्कुल तैयारी करके आप लोगों के सामने एक एक पॉइंट को रखूंगा। एक्चुअली मैं एक चीज कहना चाहता हूँ जी सर। कई बार पेशेंट आता है बहुत एक्यूट लेकर के कि भाई बस आज सुबह बुखार हुआ, हमें मालूम है वो उसका वायरल है या कुछ अभी पता नहीं क्या है, तो उस कंडीशन में हमें एक अलग तरीके से पेशेंट को लेके चलना है। एक क्रॉनिसिटी है तो एक अलग तरीके से लेके चलना है पेशेंट को, तो उनके दोनों की तैयारी अलग अलग होती है। मेरे ख्याल से ये टॉपिक ले लिया जाए कभी भी। मैं 32 साल मुझे भी हो गए प्रैक्टिस करते हुए, तो मैं दोनों को बिल्कुल बाइफरकेट करके चलता हूँ पेशेंट को। कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं कि भाई बिल्कुल अभी आया कि कल से ही जुकाम हुआ, कल से ही खांसी हुई, अब परसों बुखार हो गया या लूज मोशन हो गया, आज सुबह से है, कल तक मुझे मालूम है वो 2 दिन में क्या अभी शाम तक ठीक हो जाएगा। उसको सिम्टोमेटिकली लेके चलना है हमें। और कुछ को क्रॉनिसिटी है तो उसको फिर टोटलिटी के ऊपर जाना पड़ेगा उसके लिए। फिर तो दोनों को एक बाइफरकेट करके हम अगर चले, मेरे ख्याल से क्लिनिक में तो ज्यादा बेटर है। और उसी को अलग अलग करके एक टॉपिक लेके चलें तो मुझे लगता है कि ज्यादा सभी को बेनिफिट भी होगा, अच्छा रहेगा। और किसी के सवाल प्रश्नोत्तरी में? तो कंक्लूड करें, वोट ऑफ थैंक्स करें। बिल्कुल वोट ऑफ थैंक्स। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मित्रों, ये थे जो हमने 2-3 दिन पहले इनका सेमिनार देखे थे, वेबिनार देखे थे डॉक्टर जहार शाह द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में। कुछ लोगों को शिकायत थी कि हम नहीं देख पाए, तो मुझे आशा है कि उनके साथ आप रूबरू होके आपके चित्त को प्रसन्नता मिल चुकी होगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपका जो मार्क डल वाला था ना, वो आज ही एक पेशेंट पे अप्लाई करके देखा, तो वो काफी दिनों से डिफनेस थी उसको, और मैं शायद उसमें केवल मरकरी देख के काम चलाता था लेकिन मिला नहीं, तो उसने आज मुझे बताया, तो वो काफी मिलते हुए डिफनेस के साथ थी। और उसने मुझे ये नहीं बताया था कि जुकाम की वजह से उसे डिफनेस है। तो मैंने आज जैसे ही उसमें मार्क डाल दिया तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब कान का तो मैं नहीं कह सकता, फिर मेरी जो दोनों नाकें बंद रहती थी विद इन सेकेंड खुल गई, मुश्किल से शायद 1 मिनट भी ना लगा। क्या बात है, क्या बात। तो थैंक यू सर, और मुझे उम्मीद है कि वो शायद वही इन्फ्लेमेशन नाक के थ्रू उसकी कान पे भी गई होगी, तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी के साथ कंक्लूड करते हुए आप सभी का, जो इसमें UHMA के जितने भी पदाधिकारी थे और जो हमारे उत्तरांचल के डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर रमन, डॉक्टर धीरज जी, डॉक्टर उपाध्याय जी, डॉक्टर JP नौटियाल जी, डॉक्टर सतीश पिंगल, और हाँ हमारे रजिस्ट्रार भी शायद मैंने देखा था कि उन्होंने भी ज्वाइन किया है, डॉक्टर शैलेंद्र जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। अपने पुराने जो डायरेक्टर हैं होम्योपैथी के उत्तरांचल के, जिन्होंने ज्वाइन किया, उन सबका भी करता हूँ। और जो 80 साल से भी ऊपर, मैंने देखा कि 80 साल से भी बड़े बुजुर्ग डॉक्टरों ने भी इस कार्यक्रम को देखा, तो मैं उस सबका हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। विशेष तौर पर डॉक्टर NP पोखरियाल जी का भी,
इसी के साथ आज की कार्यक्रम की समापना की जाती है। धन्यवाद डॉक्टर धर्मेंद्र गौतम जी, डॉक्टर पंकज जी, नमस्कार, धन्यवाद। बाकी जितने भी थे, डॉक्टर सीमा वगैरह जितने भी इसमें शामिल हुए, काफी देर तक नहीं देख पाया, आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। थैंक यू सर।